हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बढ़ते हैं फटाफट हरियाणा की तरफ। किसान प्रदर्शन का आज 42वां दिन है। भारी ठंड में भी हजारों किसानों का जमावड़ा दिल्ली बॉर्डर और पंजाब हरियाणा के कुछ बॉर्डर्स पर लगा हुआ है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर सरकार के साथ किसानों का गतिरोध लगातार जारी है। किसान 7 जनवरी को सभी प्रदर्शन स्थलों से कुंडली मानेसर पलवल के लिए ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। प्रदेश के लोगों से किसान नेताओं ने अपील करते हुए कहा कि जनवरी के दिल्ली मार्च में हरियाणा के हर गांव में 10 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक घर से एक व्यक्ति मार्च में शामिल होने आए। किसान नेताओं का दावा है कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में 60,000 ट्रैक्टर से मार्च निकाला जाएगा। दूसरे राज्यों से भी किसान आकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और ये इतना विशाल प्रदर्शन होगा कि सरकार पर इसका असर जरूर होगा। 8 जनवरी को किसानों की सरकार के साथ 9वें दौर की बातचीत तय है, लेकिन इससे पहले कल यानी 7 जनवरी को किसान बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। अगर 8 जनवरी की बैठक से हल नहीं निकला तो 9 जनवरी को कृषि कानून की प्रतियां जलाने की तैयारी है। इसी के साथ किसान 9 जनवरी से ही प्रदेश भर में किसान संगठन घर घर जाकर लोगों से संपर्क शुरू करेंगे और 26 जनवरी के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की चेतावनी दी गई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बातचीत में सरकार के मंत्री कानून वापसी का एजेंडा लेकर आए। राकेश टिकैत रोहतक के मकड़ौली टोल प्लाजा पर चल रहे किसानों के धरने पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए 26 जनवरी की तैयारी करने का आह्वान किया। टिकैत ने कहा कि किसान सरकार से कितनी बार बातचीत करने को तैयार है, लेकिन अगर कानून वापस नहीं हुए तो 26 जनवरी को किसान राजपथ पर परेड करेंगे और 23 जनवरी से इसकी रिहर्सल शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के बजट सत्र को भी वो देखेंगे कि कौन से विपक्षी नेता किसानों के समर्थन में आवाज उठाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को टाइट करने की जरूरत है। इसके साथ ही किसानों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर भी प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी फतेहाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसान नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान गुरनाम सिंह ने कहा कि आज उनके द्वारा 5 टोल नाकों पर बैठे किसानों से बातचीत की गई है और आगामी रणनीति बनाई गई है। इसी के साथ उन्होंने फतेहाबाद, सिरसा और हांसी के इलाकों के किसानों से भी बातचीत की। गुरनाम सिंह ने कहा कि अब किसान आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया है और गांव का बूढ़ा, बच्चा और महिलाएं सभी इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर मार्च को लेकर भी उनकी तैयारी पूरी है और हर गांव से 100 से 150 से करीब ट्रैक्टर दिल्ली पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों की बात माननी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान की लड़ाई में प्रकृति उनके साथ है। किसान नेता ने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव में भी जिन लोगों के द्वारा किसान आंदोलन में साथ नहीं दिया गया, किसान उनका बहिष्कार करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत द्वारा चंडीगढ़ घेरने के बयान पर गुरनाम सिंह ने कहा कि अभी इस तरह का कोई भी कार्यक्रम नहीं है। फिलहाल वे अपना दिल्ली में ही विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। इंद्री के गांव मुरादगढ़ में मंगलवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर चल रहा था। इस शिविर में इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप पहुंचे थे। किसानों को जैसे ही ये सूचना मिली कि इंद्री के गांव मुरादगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर में पहुंचकर विधायक रामकुमार कश्यप के खिलाफ नारेबाजी की। सिंघू बॉर्डर पर बारिश के बीच लगातार किसान लंगर की सेवा कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार के पकवान बनाकर लोगों को खिला रहे हैं। किसान आंदोलन में जहां हर प्रकार के पकवान जैसे पिज्जा, जलेबी, गोलगप्पे समेत कई प्रकार के पकवान लगातार बनाए जा रहे हैं। शंभू टोल प्लाजा पर किसान पिछले 12 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। अब शंभू बॉर्डर का नजारा भी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर जैसा लगने लगा है, क्योंकि यहां भी सिंघू की तरह ही किसान दिन रात आंदोलन कर रहे हैं और अब यहां कीर्तन दरबार भी सजने शुरू हो गए। कड़ाके की सर्दी और बारिश के बीच भी कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान डटे हुए हैं। वहीं पंचकूला रुड़की नेशनल हाईवे गधोला मिल्क माजरा टोल पर भी किसान डटे हुए हैं। किसानों के इस समर्थन में महिलाएं भी डटकर उनके साथ खड़ी हैं।
यमुनानगर में बैठे किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती और कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती, तब तक चाहे आंधी तूफान, बारिश या सर्दी का सितम हो, हम ऐसे ही डटे रहेंगे। वहीं टोल प्लाजा पर आई महिलाओं ने कहा कि वो किसान परिवारों से है, जब से आंदोलन चल रहा है वो किसानों के साथ है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के जेल में जाने के बाद पहला वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया पर राम रहीम का ये वीडियो वायरल हो रहा है। डेरे से जुड़े समर्थक इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पुलिस सुरक्षा में दिख रहा है। पुलिस सुरक्षा के बीच उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। अस्पताल में ही किसी ने राम रहीम की वीडियो बनाई है। ये वीडियो कब का है ये अब तक साफ नहीं हुआ, लेकिन इस वीडियो में गुरमीत राम रहीम सिंह दिख रहा है। हालांकि हरियाणा न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बता दें कि राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में रेप और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। राम रहीम को 24 अक्टूबर को एक दिन की गुपचुप पैरोल दी गई थी। राम रहीम को हरियाणा पुलिस की 3 कंपनियों की सुरक्षा में गोपनीय तरीके से जेल से बाहर गुरुग्राम लाया गया था और यहां पर मेदांता अस्पताल में गुरमीत राम रहीम ने अपनी मां से मुलाकात की थी। चर्चा है कि ये वीडियो उसी दिन का है। राम रहीम के समर्थक सोशल मीडिया पर इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में गुरमीत राम रहीम की मां का इलाज चल रहा है। भारी पुलिस सुरक्षा में पुलिस अधिकारियों ने राम रहीम की मुलाकात उसकी माता नसीब कौर से कराई थी। अपनी मां से मिलने के लिए गुरमीत राम रहीम कई बार पैरोल की याचिका अदालत में लगा चुका था। हरियाणा सरकार ने व्यापारियों को नए साल का तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने 5 लाख तक के सालाना कारोबारियों को बाजार शुल्क में छूट दी है। अब बाजार शुल्क में 5 लाख तक के सालाना कारोबारियों की 1% की छूट मिलेगी। प्रदेश में 9 और 10 जनवरी से HSSC की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें ग्राम सचिव के 600 पदों के लिए करीब 6,72,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। HSSC की परीक्षा के लिए 17 जिलों में 879 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटों में 259 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 35 और फरीदाबाद में 29 नए केस सामने आए हैं। वहीं अंबाला में 25 और पानीपत में 34 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अब तक कुल 2,927 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक कुल 2,63,571 केस सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 300 मरीजों ने कोरोना को मात दी। रेवाड़ी के एक युवक ने कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि की गई है। नए स्ट्रेन का मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। मरीज को फिलहाल अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग मरीज के संपर्क में आए लोगों की जांच में जुटा है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। दरअसल 13-14 जनवरी से देश में शुरू टीकाकरण हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के 10 दिन बाद रोल आउट हो सकती है। दरअसल कोरोना वैक्सीन को DCGI ने 3 जनवरी को मंजूरी दी थी। इस लिहाज से 13 या 14 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीनेशन कार्य शुरू हो सकता है। स्वास्थ्य सचिव ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया। झज्जर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना वैक्सीन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। झज्जर के CMO संजय दहिया ने जानकारी दी कि जैसे ही वैक्सीनेशन झज्जर आएगी उसका ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। वहीं भारत आयुष्मान योजना के बारे में विस्तृत जानकारी भी उन्होंने दी। CMO दहिया ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से 5 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जा सकता है, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में ये योजना चल रही है और झज्जर के करीबन 67% लोग इसका फायदा भी ले रहे हैं। वहीं कोरोना के आंकड़ों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि झज्जर में मामले लगातार कम हो रहे हैं। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में कोवैक्सीन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वैक्सीन लगाने को लेकर स्टाफ को विशेष ट्रेनिंग दी गई। प्रदेश में कोविड-19 वैक्सीन को सफलता से सभी तक पहुंचाने के लिए 7 जनवरी से ड्राई रन शुरू किया जाएगा। सभी जिलों में 3 शहरी और 3 ग्रामीण स्थानों पर यह ड्राई रन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा।
मुख्य सचिव विजय वर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों के साथ आयोजित कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित स्टेट स्टीयरिंग कमेटी और स्टेट टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की। प्रदेश के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने मंगलवार को निर्देश दिए कि ड्राई रन के समय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने ब्रिटेन से आए लोगों में पाए गए कोविड-19 के नए वायरस के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे लोगों की ट्रेसिंग और टेस्टिंग प्राथमिकता से की जाए, साथ ही इन लोगों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी सख्ती से की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि 7 जनवरी को चलाए जाने वाले ड्राई रन में जिन हेल्थ केयर वर्कर्स को शामिल किया जाना है उनका संपूर्ण विवरण सॉफ्टवेयर में दर्ज होना अनिवार्य है। भिवानी में आगामी 17 से 19 जनवरी तक राष्ट्रीय स्तर पर पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत भिवानी में 3 दिनों तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी। 17 जनवरी को यहां बूथों पर पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी, तो वहीं 18 और 19 दिसंबर को घर घर जाकर पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी। कोरोना संक्रमण के बीच देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। राजस्थान, केरल, गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आए। अधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पौंग बांध झील क्षेत्र में मृत पाए गए कुछ प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की है। राजस्थान में भी कई जिलों में पक्षियों की मौत हुई है। राज्य के विभिन्न जिलों में सोमवार को 170 से अधिक पक्षियों की मौत के मामले सामने आए। वहीं केरल के कोट्टायम और अलपुझा जिले के कुछ हिस्सों में बर्ड फ्लू फैलने की जानकारी सामने आई है, जिसके चलते प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में से और आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे में बतख, मुर्गे और अन्य घरेलू पक्षियों को मारने का आदेश दिया है। पंचकूला में मुर्गियों की मौत के बाद यमुनानगर में मुर्गी और अंडा व्यवसाय से जुड़े लोगों की चिंताएं बढ़ गई है। हालांकि पंचकूला में मुर्गियों की मौत की वजह का अभी खुलासा नहीं हो पाया। फिलहाल आशंकाओं के बीच यमुनानगर में अंडों और मुर्गियों की डिमांड में कमी देखी जा रही है। सिर्फ यमुनानगर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में अंडे और मुर्गी की डिमांड में कमी आई है। उधर विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश में मुर्गियों की मौत की असली वजहों का अभी खुलासा नहीं हुआ, बावजूद इसके मुर्गी पालकों को हिदायतें दी जा रही है। प्रदेश में भारी संख्या में मुर्गियों की मौत के बाद फतेहाबाद में भी प्रशासनिक अमला सचेत हो गया। हालांकि जिले में अभी तक बर्ड फ्लू की कोई शिकायत नहीं आई, फिर भी एहतियात के तौर पर डीसी फतेहाबाद की ओर से पशुपालकों को एडवाइजरी जारी करने के दिशा निर्देश जारी किए। डीसी फतेहाबाद ने स्थिति पर नजर बनाए रखने और लोगों को जागरूक करने के लिए भी कहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए डीसी ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और प्रदेश सरकार की हिदायतों के अनुसार ही पूरी प्रक्रिया को अमल में लाया जा रहा है। समालखा के पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर ने किसान को समर्थन दिया है। इसी कड़ी में उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। दरअसल किसानों के समर्थन में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को सरकार माने और जल्द से जल्द कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। पानीपत में 2 महिलाओं ने बैंक में मौजूद एक शख्स के बैग से 41,000 रुपए चोरी किए। चोरी का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। दरअसल पानीपत के गौशाला मंडी निवासी रोशनलाल गुप्ता ने बताया कि उन्होंने 31 दिसंबर को लाल बत्ती स्थित पंजाब नेशनल बैंक से पेंशन के 41,000 निकाले थे और SBI में रुपए जमा करने पहुंचे थे। शख्स जब बैंक में स्लिप भरने लगे तभी 2 महिलाएं वहां आई और रुपए चोरी करके भाग गई। शख्स को उसके बैग में पैसे नहीं मिले तो उसने तत्काल बैंक प्रबंधन को घटना की जानकारी दी। बैंक प्रबंधन ने सीसीटीवी कैमरे में चेक किया तो महिला जो लाल रंग की शॉल ओढ़ी थी वो रुपए निकालती हुई दिखाई दी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर महिलाओं की तलाश कर रही है। पानीपत में नाबालिग को उसकी मालकिन द्वारा पीटने के 2 वीडियो वायरल हुए। वीडियो में एक महिला को नाबालिग के साथ उसके मोहल्ले में आकर मारपीट करते देखा जा सकता है। वीडियो वायरल होने के बाद CWC ने संज्ञान लेते हुए महिला के खिलाफ मामला दर्ज करवाया।
वहीं पीड़िता का आरोप है कि महिला ने उसे करीब 1.5 साल अपने घर में काम करवाया, लेकिन वेतन नहीं दिया। पीड़िता का यह भी आरोप है कि जब उसे 24-24 घंटे तक काम लिया जाने लगा तो उसने 1 दिसंबर को नौकरी छोड़ दी, जिस पर महिला ने पीड़िता के मोहल्ले में आकर उसके साथ मारपीट की। जींद की पुरानी अनाज मंडी में एक सांड अचानक एक दुकान की तीसरी मंजिल पर चढ़ गया। जैसे इसका दुकानदार को पता चला तो उन्होंने इसकी जानकारी पशु विभाग, दमकल विभाग और गौ सेवा दलों को दी। सूचना मिलने पर सभी टीमें मौके पर पहुंची। पशु चिकित्सक की ओर से सांड को पहले नशे का इंजेक्शन दिया गया, उसके बाद सांड को अच्छी तरह बेल्ट से बांधकर क्रेन की सहायता से सावधानी पूर्वक नीचे उतारा। पशु चिकित्सक धर्मपाल मालिक ने बताया कि ये काम काफी रिस्की था, क्योंकि जिस भवन की तीसरी मंजिल पर सांड चढ़ा हुआ था वह काफी पुरानी और काफी संख्या में लोग भी छत पर चढ़ गए थे, जहां कोई भी बड़ा हादसा होने का खतरा था। लेकिन जन सहयोग और फायर ब्रिगेड कर्मियों की कुशलता से करीब पौने घंटे की मशक्कत के बाद सावधानी पूर्वक सांड को तीसरी मंजिल से सुरक्षित नीचे उतार लिया।